Hello, good evening, guys. We shall continue our lecture number 2 of secretarial practice, 12th standard. ठीक है? ओके। देखो यार, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था कॉर्पोरेट फाइनेंस में, इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी हम लोगों ने, फिर देखा था कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल हम लोगों ने पूरा कर लिया था। आज इस लेक्चर के अंदर वर्किंग कैपिटल पूरा करेंगे। देन कुछ डेफिनेशंस और कंपोनेंट्स देखे थे। ओके। इसमें देखो हम लोगों ने क्या सीखा था। इसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है किन दो डिसीजंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बताइए। या ऐसे कौन से दो डिसीजन है जो कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऊपर बेसिस है। वो है फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन किसके लिए है कि पैसा आएगा कहाँ से, कितने रेट पे आएगा, कैसे आएगा। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन काय के लिए है कि पैसा जाएगा कहाँ पे, कितना रिटर्न कमा के देगा और कैसे जाएगा। सो फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये दो ब्रांचेस है आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस की। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ओके। हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, करेक्ट। डिसीजन क्या लेंगे हम लोग कि प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है या नहीं, ठीक है। फिर उसके लिए पैसा कैसे लेंगे, तो रेजिंग कैपिटल, कैपिटल कैसे रेज करते हैं, कैपिटल मार्केट से। शेयर्स बेच के ले सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स बेच के ले सकते हो, डिवेंचर्स बेच के ले सकते हो, सही है, या आप लोन ले सकते हो। हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई रिसर्च अगर करनी है तो क्या लगने वाला है, पैसा। सो हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। इसमें हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर एम्प्लॉयज की सैलरी टाइम पे जा रही है और सेल्स प्रमोशन भी हो रहा है। इसमें हम लोगों ने जोमेटो का बैलेंस शीट खोल के देखा था कि जोमेटो कितना खर्चा करता है अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ठीक है। सो लगभग 12,000 मिलियन आ रहा था ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। सो जोमेटो का जो लॉसेस था वो पूरा का पूरा अगर हम कंपेयर करें, सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस से कंपेयर हो रहा था। then brings coordination between various activities, okay, promotes expansion and diversification। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तो आपको नए प्रोडक्ट्स मालूम पड़ेंगे। जैसे सैमसंग का मोबाइल है, मोबाइल के बाद में स्मार्ट वॉच आना शुरू हो गई, तो स्मार्ट वॉच क्या था, उसके लिए स्कोप, इंक्रीज इन स्कोप था उसके बिजनेस में। सो वो डाइवर्सिफाई करने लगा, अब कल कुछ और आ जाएगा नया चीज, राइट। देन मैनेजिंग रिस्क, ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो डिसीजंस ले रहे हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजंस, company has to manage several risks such as sudden fall in sales, loss due to natural calamity, loss due to strikes। so उसके लिए कंपनी के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए कि भाई अगर इमरजेंसी में पैसा लगता है तो कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स है जिससे पैसा आने वाला है। देन रिप्लेस ओल्ड असेट्स, पुरानी असेट्स को बेचकर नई असेट्स को अगर रिप्लेस करना है तो पैसा लगेगा। डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करना है तो पैसा लगेगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। देन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में हम लोगों ने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। फिक्स कैपिटल विच इज यूज फॉर परचेसिंग द फिक्स्ड असेट्स फॉर द कंपनी, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। इसके लिए आप जो पैसा लगाने वाला, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, ओके। और दूसरा हम लोगों ने देखा था इसमें वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का नेचर अलग है, सही है। और फिर टेली कम्युनिकेशन बिजनेस का नेचर अलग है, उसके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ी उससे कम होगी, बट स्टिल किसी और बिजनेस से अलग होगी, राइट। देन साइज ऑफ बिजनेस, कि आप बिजनेस किस लेवल पे करने वाले हो। सो कुछ बिजनेस ऐसे है जो सिर्फ अपर लेवल पे ही हो सकता है। टेली कम्युनिकेशन जैसे रिलायंस जियो है, एयरटेल है, आइडिया, वोडाफोन है। सो ये किस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, नेशनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो एक पर्टिकुलर रीजन में चल सकता है, तो वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, स्टेट लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, करेक्ट। सो साइज ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आपका बिजनेस ही ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग में 1,000 करोड़ रुपए लगने वाला है, और एक बिजनेस ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग में 1 करोड़ रुपए लगने वाला है, सो डिपेंड करता है ना कि आपका बिजनेस का नेचर और फिर साइज। अब टेली कम्युनिकेशन हो सकता है कि एयरटेल को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी करना हो, राइट। देन स्कोप ऑफ बिजनेस, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, कि आप आपके बिजनेस में जो प्लांट्स लगने वाले हैं, जो मशीनरी लगने वाली है, या जो आपके एम्प्लॉय जिन ऑफिसेस में बैठकर काम करेंगे वो आप ऑफिसेस भाड़े पे लोगे या वो ऑफिसेस आप परचेस करने वाले हो। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है मुंबई में हर महीने का रेंट ऑफिसेस का 20 लाख 50 लाख इस रेंज में होता है, मंथली रेंट। सो साल का एवरेज 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए का रेंट चला जाता है। सो आपको
असेट परचेस करनी है आपको, वो ऑफिस 50 60 70 100 करोड़ रुपए देके परचेस करना है, या हर महीने रेंट देके करना है? अगर हर महीने रेंट देने वाले होंगे तो आपका खर्चा एज कंपेयर टू परचेसिंग कम आएगा। सो एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, कि कितनी ऐसी असेट से जो आप परचेस करोगे और कितनी ऐसी असेट से जो आप रेंट पे लोगे, दैट आल्सो डिटरमाइंस योर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया था नाइकी का, रिबॉक का, या चाहे जितने भी अलग ब्रांड्स हो शूज के, क्लॉथिंग के, वो लोग क्या करते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग खाली वो लोग करते हैं कि क्वालिटी सही है या नहीं, उस क्वालिटी का माल बनना चाहिए, और ब्रांड खुद का होता है उनका, बट सब कुछ आउटसोर्स होता है। सो जो आदमी प्लांट लगाएगा, जो आदमी कपड़ा बनाएगा, जो आदमी उस कपड़े का फिर से फिनिश गुड्स, ठीक है, गारमेंट्स बनाएगा, उसके ऊपर टैग किसका आएगा, आपके कंपनीज का। सो इस तरीके से भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग चलती है, जहां पे सब कुछ कोई और कर रहा है लेकिन नाम आपका लग रहा है, क्योंकि आप क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हो। अगर उस क्वालिटी का मटेरियल नहीं प्रिपेयर हो रहा है तो फिर आप उसको नहीं बेचोगे। सो अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स, पुरानी असेट्स को एक्वायर करना है। कोई पुरानी असेट थी 100 करोड़ की, जो अब 8 साल 10 साल होने के बाद में 10 करोड़ में मिल रही है, तो उसको खरीदी करना है, तो आपको क्या लगेगा, फाइनेंस लगेगा। तो आपके पास में दो डिसीजंस है अगेन, या तो आप नई असेट में इन्वेस्टमेंट करें, तो यहाँ पे पिक्चर में क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। या तो फिर आप क्या करिए, जो पुरानी असेट है उसको खरीद लीजिए। नई असेट्स आएगी सेम टू सेम वैसी 120 करोड़ की, और पुरानी असेट आपको मिल रही है 15 करोड़ में, 20 करोड़ में, तो कितना डिफरेंस है। लेकिन नई असेट के फीचर्स भी अलग होंगे, और जो 10 साल पुरानी असेट थी उसके फीचर्स अलग होंगे। तो ये डिफरेंसेस है। सो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना है कि मैं 20 करोड़ खर्चा कर रहा हूं तो मुझे उससे बेनिफिट कितना आएगा, ब्रेकडाउन्स कितने आएंगे, और अगर मैं नई असेट परचेस करता हूं तो मुझे उससे कितना बेनिफिट मिलेगा, कितने ब्रेकडाउन्स आएंगे उसमें, और उसका बेनिफिट है क्या। अगर 120 करोड़ या असेट मेरे को ज्यादा बेनिफिट देंगी तो मैं उस तरफ जाऊंगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नॉट ओनली द लोअर कॉस्ट, कि जिसकी कॉस्ट कम है उसको ले लो, जो आपका कॉस्ट बेनिफिट, कि कितनी कॉस्ट लगाने से कितना बेनिफिट मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट। एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है व्हेन यू आर सेटिंग योर यूनिट इन बैकवर्ड एरियाज। तो उस जगह पे क्या होता है, गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करती है, ठीक है। सो कंसेशनल रेट्स पे जब भी आपको असेट्स मिल रही है तो आपकी फाइनेंशियल नीड, फिक्स कैपिटल की नीड थोड़ी कम होगी। एंड देन इंटरनेशनल कंडीशंस, this factor is very significant, particularly in large organization carrying on business on international level. For example, companies expecting war may decide to invest large funds in expanding fixed capital. करेक्ट है। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर कोई कंपनी अभी अभी बिजनेस शुरू करने वाली है, और मान लो रशिया और यूक्रेन का जैसा वार हो गया, वैसा और कोई वार होने वाला है, या वही वार और तेजी से होने वाला है, या और अलग लेवल तक जाने वाला है, तो कंपनीज क्या कर रही है, पहले ही किसी चीज को खरीदी करके रख रही है जो आगे जाके मिले ही ना, तो उसकी वजह से कंपनी का बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। करेक्ट। सो ये इंटरनेशनल कंडीशंस यहाँ पे कुछ हैं। देन ट्रेंड इन इकोनॉमी, तो जो ट्रेंड सेटर है भाई, वो क्या कर रहे हैं, आपके पहले कैमरास थे, उसके बाद में डिजिटल कैमराज आए, अब कुछ और आ सकता है। और अभी जो गोप्रो वगैरह चल रहे हैं, जो छोटे छोटे कैमराज होते हैं ना, गाड़ी पे लगा सकते हो आप, और आप भी ब्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। सो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। सो जो चेंजिंग ट्रेंड्स है, ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पुराना ही गुड्स आप बेचना चाहते हो जिसको खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रेडियो अब कोई खरीद नहीं रहा है, मोबाइल के अंदर ही रेडियो आ रहा है, तो कोई अगर रेडियो का नया फैक्ट्री खोलेगा या नया शॉप खोलेगा तो क्या वहां पे इतनी डिमांड होगी उस चीज की, नहीं होगी ना, वो लॉस में ही जाएगा। बिकॉज ट्रेंड ऑल्सो डिटरमाइन योर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो। सो ट्रेंड पे से आप जाओगे नेचर ऑफ बिजनेस पे, पॉपुलेशन ट्रेंड, देन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर किसको प्रेफरेंस दे रहा है, राइट, वो भी ट्रेंड से ही लिंक है आपका। कॉम्पिटेटिव फैक्टर, आपका अगर कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा माल आपसे कम रेट में अगर बना के दे रहा है, देन तो फिर आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, आपके पास में कोई चॉइस नहीं है। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है, डे टू डे जो लगने वाला है। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया, आपके जेब में कितना पैसा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है और आप रिक्शा वाले को बोलते हो कि मेरे बैंक में तो बहुत पैसा है लेकिन मेरे पास में अभी कैश अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो आपको छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, राइट। क्योंकि आपके जेब में कितना पैसा है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में यूज आने वाला कितना पैसा है, विच दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उसकी वजह से आपका बिजनेस डे टू डे चलता है। सो देखिए, वर्किंग कैपिटल में हम लोगों ने पढ़ा था ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस। ओवरहेड्स के ऊपर पूरा चैप्टर है सीए फाइनल में, सीए इंटरमीडिएट में, जहाँ पे आपको मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस के ऊपर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी समझ लो ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट।
Overhead expense include accounting fees, advertising, insurance, interest, legal fees, repairs, taxes, telephone, freight, travel expenditure, etc. The business firm will have to arrange capital for the following: for building up inventories, माल बनाने के लिए, for financing receivables and payables, for covering day-to-day operating expenses. The capital invested in these assets is referred to as working capital. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, द फॉर्मूला फॉर डिराइविंग वर्किंग कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, कि बिजनेस को अभी शॉर्ट टर्म में किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। लॉन्ग टर्म लोन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म चीज है जो एक साल के अंदर की चीज है। मेरे को 3 महीने में 10 करोड़ मिलने वाले हैं मेरे डेटर्स से, जिनको मैंने गुड्स बेचा था, और मेरे को फिर 5 करोड़ रुपए जिनसे मैंने खरीदा था उनको भी देना है, ठीक है। या मेरे को कोई टैक्स पेमेंट करना है, अभी आने वाला है मेरा टैक्स पेमेंट। तो ये सारी चीजें माइनस करके जितना मेरे पास में कैश बच सकता है वो मेरा है वर्किंग कैपिटल। फिर इसके बाद में ये हमने एक सर्कल देखा था अपना डायग्राम, पाई डायग्राम। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? कैश, कैश को हम यूज कर रहे हैं फॉर परचेसिंग गुड्स, कन्वर्टिंग इनटू इन्वेंट्रीज। फिर इन्वेंट्रीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? फिनिश गुड्स को सेल कर रहे हैं। फिर सेल करने के बाद में क्या हो रहा है? मान लो क्रेडिट सेल्स किया हमने, 10 करोड़ की कैश ली, कैश लेके 10 करोड़ का माल खरीदी किया, उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए का प्रोसेसिंग चला, 15 करोड़ रुपए का माल बना, उसको 20 करोड़ रुपए में बेच दिया। 20 करोड़ में से 2 करोड़ लोगों ने 2 करोड़ रुपीस कैश में आ गए, बचा 18 करोड़। वो 18 करोड़ फिर कन्वर्ट हो गया फिर से कैश में, तो फिर वो कैश को यूज किया, और ऐसा ये लूप चलते रह रहा है। ओके, सो इट इज अ साइकिल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल के तो हम लोगों ने देख लिया, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, सारे के सारे फिर यहाँ पे भी आएंगे कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस का नेचर डिटरमाइन करता है कि आपका कितना वर्किंग कैपिटल आपके हाथ में हो। अभी कंस्ट्रक्शन फर्म है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है? डेली वेजेस पेमेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। फिर इंजीनियर्स को पेमेंट होता है, क्योंकि वहां पे 40 लोग 50 लोग एक एक साइट पे काम कर रहे होते हैं, और उनको अगर आप एक दिन भी पैसा नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, झगड़े हो जाएंगे, या तो फिर क्या होगा, उन लोग अगर स्ट्राइक पे चले गए तो फिर आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा, साइट बंद हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, वहां पे कंटिन्यूअस वर्किंग कैपिटल होना बहुत जरूरी है, और वो भी कैश में। उन लोगों के पास जीपे वगैरह नहीं होता है, right? So nature of business, firm engaged in manufacturing essential products of daily consumption would need relatively less working capital, as there would be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities. Likewise, public utility concern have to maintain small working capital because continuous flow of cash from their customers. Okay, public utility concern, these concern product services such as transport, gas, electricity. तो इनको क्या करना? स्मॉल वर्किंग कैपिटल, कोई बहुत, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली इनका गुड्स सेल हो रहा है और उसके अगेंस्ट पैसा भी आ रहा है, राइट? सो रिलेटिवली इनको कम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगता होगा। ऑन द कॉन्ट्रारी, द बिजनेस इन डीलिंग इन लग्जरियस प्रोडक्ट, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल एज सेल ऑफ लग्जरियस आइटम्स आर नॉट फ्रीक्वेंट, ठीक है। सो मारुति सुजुकी की अगर एक गाड़ी बिक रही है और एक रोल्स रॉयस बिक रही है, तो इन दोनों के बीच में टाइमिंग डिफरेंस कितना होगा? मान लो हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट से 100 मारुति सुजुकी रोज बिक रही है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट से साल भर में सिर्फ 2 ही आपकी रोल्स रॉयस बिकी, 4-4 करोड़ की, वो हुआ 8 करोड़ का सेल। और यहाँ पे इतनी गाड़ियां बिक रही है फिर भी 8 करोड़ का सेल नहीं हुआ, हो सकता है ना। यहाँ पे मान लो 80 गाड़ियां ही बिकी, पूरे साल भर में बिकी, मान लो 80 गाड़ियां ही एक छोटे से स्टोर से, और एक रोल्स रॉयस के स्टोर से सिर्फ 2 ही गाड़ियां बिकी, तो वो 2 गाड़ियों में 8 करोड़ रुपए निकाल रहा है, और यहाँ 100 गाड़ियों में मिला के भी 8 करोड़ तक नहीं पहुंच पा रहा है, करेक्ट। Trading merchandising firms which are concerned with distribution of goods have to carry big inventories of goods to meet consumers' demand and have to expect credit facilities to attract customers. Hence, they need large amount of working capital. Trading and merchandising firm, okay? क्योंकि वहां पे क्या होता है, अगर कपड़े में ही देख लो, जिन लोगों का कपड़े का बिजनेस है, अब कैश पेमेंट अभी चल रहा होगा, बट पहले कैसे होता था? 60 दिन के क्रेडिट पे आप लेके आ गए, बहुत सारा क्वांटिटी में लेके आ गए, आपने आगे 3 महीने के क्रेडिट पे बेच दिया। अब आपका जो 30 दिन का जो नेट बच रहा है, 60 दिन में आपको सामने वाले को पे करना है, 90 दिन में आपकी रिकवरी आने वाली है। तो आपने 10 लाख का माल लाया, तो आपके पास में कुछ ना कुछ तो 60 डेज पे होना चाहिए, ताकि आप सामने वाले को पैसा पे कर सके, राइट। Merchandising firm are those which are concerned with buying and selling of goods either as a wholesaler, retailer without altering the physical form of goods. So हम कोई फिजिकल फॉर्म को अल्टर नहीं करते, हम ट्रेडिंग ही बहुत ज्यादा चलता है ना, चाहे क्लॉथिंग का हो, चाहे फिर ग्रोसरीज हो, कुछ भी हो। क्या हो रहा है, माल लाओ, सीधा सीधा बेच दो, उसमें आप कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो, राइट। सो इवन तो अगर कोई मोबाइल्स का बिजनेस कर रहा है, जिसका
फोन्स का शॉप है, तो वो कोई स्मार्टफोन्स के अंदर कोई सेपरेट एडिशन तो नहीं कर रहा है। जैसा स्मार्टफोन कंपनी की तरफ से आ रहा है वो बिल बना के बेच रहा है, सो वो भी क्या कर रहा है, उसके अंदर ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज अ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब हम लोग शेयर मार्केट की ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं अब यहाँ पे। शेयर मार्केट की ट्रेडिंग भी इसी में कवर होती है, शेयर शेयर ट्रेडिंग, बट हम लोग यहाँ पे गुड्स की ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। किसी भी चीज की आप अगर बाइंग सेलिंग करते हो तो वी कॉल इट एज अ ट्रेड। Size of business. The size of business also affects the requirement of working capital. A firm with large scale operation will require more working capital, right? Volume of sales. This is the most important factor affecting the size of working capital. Volume of business. Annotation शुरू करना भूल गए थे, कर लेते हैं या the volume of sales and size of working capital are directly related with each other. क्या बोलते हैं? The volume of sales and size of working capital are directly related with each other. अगर जितना सेल ज्यादा हो रहा है मेरा, मान लो क्रेडिट सेल्स मेरा बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो मेरे को नई नई डिमांड आ रही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नया नया गुड्स लाना पड़ेगा, और वहां पे मेरे को कैश में पेमेंट करना पड़ रहा है या फिर कम क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना होगा, राइट? इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज, देयर इज एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। व्हाट इज मीन बाय वाइस वर्सा? इसके उल्टा, जो सेंटेंस लिखा है उसका उल्टा। तो जैसे जैसे सेल्स गिरते जाएगा वैसे वैसे आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होती जाएगी, ऐसा इसका बोलना है वॉल्यूम ऑफ सेल्स में। प्रोडक्शन साइकिल, the process of converting raw material into finished goods is called as production cycle. If the period of production cycle is longer, then firm needs more amount of working capital. If manufacturing cycle is short, it requires less working capital. So यार चलो एक काम करते हैं, प्रोडक्शन साइकिल पे ना एक देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जैगरी प्रोडक्शन प्रोसेस देखते हैं एक बार। देखिए ये आपने कभी देखा होगा, कभी इसका बिजनेस करने का भी सोचा होगा, मैं भी अगर सोचा होगा तो ये देखिए इसका प्रोडक्शन साइकिल कितना है। देखिए स्मॉल स्केल ग्रुप ऑफ फार्मर्स, ये लोग ही बनाते हैं, ये लोग ही बेचते हैं, बट इट इज ऑर्गेनिक, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। सो एक बार मैं यहाँ से एग्री प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन साइकिल देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या क्या आ रहा है। अरे ये शुगर कैन वहां से बन रही है, यूनिट कॉस्ट एंड एवरीथिंग। हम इसमें हम लोगों को जो चीज चाहिए वो चीज मिलेगी क्या? देखो यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन 2 रुपीज पर केजी। हम्म। शुगर केन जूस एक्सट्रैक्शन, देन सेटलिंग एंड फिल्टरेशन, हीटिंग, उसके बाद में बॉइलिंग, फिर कूलिंग, मिक्सिंग ऑफ ड्राइड विथ कॉन्सेंट्रेट, सॉरी एक मिनट, हाँ, देन मोल्डिंग, और फिर यहाँ पे वॉशिंग, क्लीनिंग, ग्रेटिंग, ड्राइंग। ओके, यहाँ पे कुछ जानकारी तो मिल रही है हम लोगों को क्या क्या हो रहा है, बट टोटल डेज जो लगता है ना वो किसी फॉर्मर से ही पूछना पड़ेगा कि कितना टोटल डेज लगता है। सो तो हम्म, इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगता, लेकिन इतना मुझे मालूम है, इसमें टाइम कितना लगता है आई डोंट नो, बट इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। टाइम इन डेज, ओके। 75 to 90, मतलब एक बार आपका प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद में दूसरा जब प्रोडक्शन शुरू होगा पूरा लॉट, उसका डिफरेंस बता रहा है 75 to 90 डेज फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू फाइनल फिनिश गुड्स। ठीक है, हार्वेस्टिंग से लेके ये चीज है। ओके,
देन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। क्या बोल रहा है भाई ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में? हाउ मच टाइम फॉर 10 to 12 वीक्स। ओ ठीक है, तो हम जनरली इसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं, जितना ये बोल रहा है 10 to 12 वीक्स। तो जनरली क्या होता है, रिसर्च के अंदर टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा, और डेवलपमेंट में लगता है थोड़ा कम, क्योंकि रिसर्च करने में ही आपको टाइम लग जाता है, फिर उसको आप डेवलप कर रहे हो, फिर ट्रायल एरर कर रहे हो, और फाइनल प्रोडक्ट तक आने तक एक बार आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है कि हाँ ऐसा हमें मोबाइल बनाना है। तो एप्पल कंपनी को मान लो 1 साल लग गया रिसर्च करने में, फिर रिसर्च करके वैसा प्रोडक्ट डेवलप करने में उनको और 3 महीने लग गए, लेकिन एक बार फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फिर वो उस प्रोडक्ट को एक एक मिनट में बना रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है। सो डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है, कुछ अगर इनपुट्स मिलते हैं तो ठीक। पोस्ट सेल एनालिस्ट सपोर्ट 10 to 12 वीक्स, नहीं। ओके, देन वी विल कम टू अवर production cycle, then business cycle. When there is a boom in economy, sales will increase. This will lead to increase in investment in stock. This require additional working capital. During recession, sales will decline and hence need of working capital will also decline. So ये तेजी मंदी की बात चल रही है, तेजी है तो माल ज्यादा बिक रहा है, माल ज्यादा बिक रहा है तो और माल लगेगा, और इन्वेस्टमेंट होगी, और वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, और मंदी है तो फिर क्या है, उतना माल नहीं बिक रहा है तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है। Terms of purchases and sales. If the firm does not get credit facility for purchases but adopts liberal credit policy for its sales, then it require more working capital. So यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये खरीदी कर रहा है मटेरियल, जैसे मान लो अभी फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्शन, अभी जिन जिन लोगों का ये काम होगा, जहाँ पे जो लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं इस चीज की। फॉर एग्जांपल मान लो आपको अमूल मिल्क अगर आपको चाहिए लेना है, तो अगर आप एक पूरा क्या बोलते हैं उसका जो कंटेनर होता है, अगर आपको लेना है तो आपको उसको कैश पेमेंट करना पड़ता है। जो भी है पूरा कैश सेल्स है, क्रेडिट कुछ है ही नहीं। छोटे बिजनेस वालों के तो बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं है वहां पे। सो उनको क्या देना है, कैश। फिर आप वो लेके आओगे, सुबह 4 बजे उठो, सब कुछ फिल आउट करो, और फिर उसको सेग्रीगेट करो, और फिर जहां जहां दुकानों में, बेकरी में, जहां जहां आपको उसको सप्लाई करना है वहां जाके सप्लाई करके आओ मिल्क। लेकिन उन लोगों को आपको क्या देना पड़ता है, 15 दिन का, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है। सो ये बिजनेस में क्या हो गया, आपको हमेशा पैसा लगने वाला है। रोज आपको अमूल डेयरी को तो पैसा देना है फॉर परचेसिंग इट्स मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, लेकिन जब वो आप बेचोगे ना आगे जाके, तो आपको क्या मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, अभी 1 महीने बाद मिलेगा, और वो भी मिलेगा उसमें से कितने बैड डेट्स होंगे ये भी रिस्क है। सो इस बिजनेस में क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ गई। करेक्ट, बिजनेस भले ही छोटे लेवल पे हो रहा है, बट जो वर्किंग कैपिटल का क्वांटम है वो काफी बढ़ गया है। ओके, ऑन द अदर हैंड, इफ क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेस आर फेवरेबल, अगर मान लो कोई डेयरी आपको बोल रही कि 3 महीने बाद पैसा देना, अभी लेके चले जा माल, और माल आपने बेच दिया और उससे कैश में पैसा ले लिया, या 1 महीने के क्रेडिट देके पैसा ले लिया, तो आपके पास में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो काफी कम हो जाएगी। सो ये डिपेंड करता है कि क्रेडिट फैसिलिटी कौन दे रहा है। अगर आप जिससे परचेस कर रहे हो वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे रहा है, और सामने वाले को आपको क्रेडिट में माल बेचना पड़ रहा है, तो आप ऐसा धंधा कर रहे हो जहां पे रिस्क काफी ज्यादा है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, क्योंकि सामने वाले को तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और किसी ने आपका पैसा डुबा दिया। राइट, then credit control. Credit control includes the factors such as volume of credit sales, the term of credit sales, the collection policy. If the credit control policy is sound, it is possible for the company to improve its cash flow. If credit policy is liberal, it creates problem of collection of funds. It can increase profitability, possibility of bad debts.
देयरफॉर अ फर्म रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल, द फर्म मेकिंग कैश सेल्स रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। सेम ऊपर की चीज है नीचे, लेकिन थोड़ा अलग शब्दों में छापी हुई है। क्या बोल रहा है ये कि अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे क्रेडिट फैसिलिटी कम है, आपको पैसा सामने वाले को देना पड़ रहा है, और जिसको आप सप्लाई कर रहे हो वो आपको तुरंत पैसे नहीं दे रहा है, तो इसमें क्या है, इसको आप हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट लिबरल। लिबरल मतलब क्या, मुक्ति, मतलब लिबरल है, आप इंडिपेंडेंट हो। सो क्या हो रहा है, आप क्रेडिट दे रहे हो सामने वाले को, तो वो आपका पैसा लेट देगा, और आपको जिससे परचेस आप कर रहे हो उसको तो पैसा आपको कैश में देना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉलिसी आपके बिजनेस के लिए उतनी साउंड नहीं है, राइट। सो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, आपको हर रोज पैसा लगेगा, लेकिन पैसा जो रिकवरी आने वाली है वो 1 महीने बाद आएगी। एंड फर्म मेकिंग कैश सेल्स, जिसका धंधा ऐसा है भाई, नो उधारी, जो है कैश, उसके लिए क्या है, उसका कंटिन्यूस कैश का इनफ्लो है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी कम है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ऊपर का ही सेम टू सेम यहाँ पे नीचे आया, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्म विल इंक्रीज with the growth of firm. A growing company needs funds continuously to support large scale operations. ठीक है। Management ability, the requirements of working capital is reduced if there is a proper coordination between production and distribution of goods. A firm stocking on heavy inventory calls for higher level of working capital. करेक्ट है। सो जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से अच्छा खासा 90-95% आपका बिक भी जा रहा है, फिर प्रोडक्शन हो रहा है, फिर बिक रहा है, लेकिन मान लो आप प्रोडक्शन करके रख रहे हो, आपका प्रोडक्शन साइकिल है 60 डेज का। एक बार आपने लॉट प्रोड्यूस करना शुरू किया तो वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है 60 डेज के बाद। आपने प्रोडक्ट्स किया, 60 डेज में प्रोडक्शन हो गया, इन्वेंट्री पड़ी है, अगले 3 महीने में सिर्फ 40% इन्वेंट्री गई, बची हुई अभी इन्वेंट्री पड़ी है, आपने फिर से क्या किया, और नया प्रोडक्शन कर दिया, वो माल फिर से पड़ा है, उसके लिए सेपरेट गोडाउन लिया, वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट किया, नहीं तो फिर दूसरों के गोडाउन रेंट पे लिए, उसको पैसा दिया। सो अगर ऐसा हो रहा है कि आप प्रोडक्शन कर करके रख रहे हो और माल इतनी जल्दी नहीं बिक रहा है, तो क्या होगा, आपको उसको स्टोर करने की फिर से चार्जेस आएंगे, तो वो क्या करेगा, और पैसा लगाएगा, सो उसके वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा, सो फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। सो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपका बिजनेस ग्रो भी हो रहा है, एंड वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, पैरेलल है टू योर बिजनेस, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि आपका बिजनेस साउंड, साउंड मतलब क्या, बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। ओके। External factors, if the financial institution and banks provide funds to the firm as and when required, the need of working capital is reduced. आपने सुना होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी, क्या होता है, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड व्हाट इज कैश क्रेडिट फैसिलिटी। ये बैंक्स आपको लोन दे रहे हैं एक तरफ से, एक तो टर्म लोन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, आपको टर्म लोन दे दिया है ना, तो अब आपको ब्याज भरते रहने का है, चाहे आप उस पैसे का यूज करो मत करो, ठीक है। लेकिन कैश क्रेडिट में क्या हो जाता है कि भाई आपको 10 लाख रुपए की लिमिट दे दी, उसमें से आपने 2 लाख रुपए का ही यूज किया, आपको जितना लगता है उतना, तो बैंक आपका सिर्फ 2 लाख रुपए पे ही इंटरेस्ट लगाएगी। फिर आपने 2 लाख रुपए जमा कर दिया बैंक में, तो आपकी लिमिट हो गई 10 लाख, फिर से फिर आपने 3 लाख रुपए अगले दिन निकाले, वो यूज करना शुरू किया, तो उस दिन से फिर 3 लाख रुपए के ऊपर आपका ब्याज लगना शुरू होगा। ठीक है। सो टर्म लोन से काफी अच्छा है ये। ओके। सो ये फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी लगेगी। तो आप क्या करो, अपने आप को एज अ बिजनेसमैन समझ के इस चैप्टर को पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द चैप्टर, कि भाई हाँ मैं बिजनेस ये कर रहा हूँ, तो मेरे को कितना खर्चा कहाँ कहाँ लगेगा। सो आपको समझ में आएगा कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब ज्यादा और कब कम हो गई। मान लो अभी आप एक स्टार्ट करने वाला अपना बिजनेस, सो आप सबसे पहले क्या डिटरमाइन करते हो कि बिजनेस कौन सा करना है, किस बात का बिजनेस करना है, राइट। अभी बीच में बिटकॉइन की बहुत सी बातें सुन रहे थे, बिटकॉइन माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग, तो बहुत से लोगों ने क्या किया, बिटकॉइन माइनिंग के लिए जो भी बिटकॉइन माइनिंग की मशीन होगी वो लगा दी, फिर उसके अंदर जो हार्डवेयर कॉस्टली होते हैं परचेस करने होते हैं उसको परचेस करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से बेचारे जो लोगों को उसकी एक्चुअल जरूरत थी उनकी भी कॉस्ट बढ़ गई बिटकॉइन माइनिंग की वजह से, और फिर उसमें से उन्होंने चालू किया बिजनेस करना, कई लोग लॉस में चले गए उसकी वजह से, लेकिन कोई दिखाता नहीं लॉस में हुए ना, शेयर मार्केट में बिजनेस में लोग यही बोलते हैं ना कि हम प्रॉफिट में, कोई अपना लॉस तो दिखाएगा नहीं। लेकिन वो नेचर अभी आज उतना है क्या, आज उतना बिटकॉइन माइनिंग का उतना चल रहा है क्या जितना पहले था, क्योंकि गवर्नमेंट अगर धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस ला रही है, सो दैट गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस, पॉपुलेशन ट्रेंड, पॉपुलेशन पे अगर उसके खिलाफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा, उसका बिजनेस नहीं चलेगा फिर उतना, राइट। सो नेचर ऑफ बिजनेस सबसे पहले आप यही डिटरमाइन करते हो, देन साइज ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन साइकिल, साइकिल कितने टाइम का है, बिजनेस साइकिल, टर्म्स ऑफ परचेसेस एंड सेल्स, खरीदी कर रहे हो क्रेडिट में, बेच रहे हो क्रेडिट में, तो ठीक है, खरीदी कर रहे हो कैश में, बेच रहे हो क्रेडिट में, तो रिस्क है, और खरीदी कर रहे हो क्रेडिट में और बेच रहे हो कैश में, तो एकदम मस्त बिजनेस है। क्रेडिट कंट्रोल,
ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मैनेजमेंट एबिलिटी, एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो ये हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, उसकी डेफिनेशंस, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के, कि एक बिजनेस में जो कैपिटल होता है वो कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, फिर उसकी एक बैलेंस शीट पढ़ेंगे, फिर डिस्टिंक्शंस पढ़ लेंगे, और फिर इस चैप्टर को हम लोग कर देंगे वाइंड अप। व्हाट इज वाइंड अप? वाइंड अप मतलब खत्म करना। इस चैप्टर को हम लोग करेंगे खत्म। ओके, थैंक यू गाइज।